गुड मॉर्निंग। यूनानी कला से संबंधित इससे पूर्व के वीडियो ग्रीक आर्ट पार्ट 1 में हमने यूनानी कला और उसके कुछ महत्वपूर्ण कलाकारों के बारे में विस्तृत चर्चा की। इस वीडियो में हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण ग्रीक चित्रकारों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। 5वीं शती ईसा पूर्व के चित्रकारों की कोई भी कृति अवशिष्ट नहीं है। फारसी युद्धों के पश्चात पॉलीग्नोतस प्रसिद्ध चित्रकार हुआ। उसका जन्म थासोस में हुआ था तथा वह एम्प्लोफोन का शिष्य था। बाद में वह एथेंस का नागरिक बन गया। अपनी कला की श्रेष्ठता के कारण डेल्फी में उसे जनता के अतिथि के रूप में सम्मानित किया गया। चित्र रचना के अतिरिक्त वह कांस्य प्रतिमाएं ढालने का कार्य भी करता था। वह यूनान विशेषतः एथेंस के स्वर्ण युग में रहा था, जहां फिदियास तथा पेरिक्लीस जैसे श्रेष्ठ मूर्तिकार कार्य कर रहे थे। पॉलीग्नोतस ने उनसे प्रेरणा लेकर उन्हीं के समान यश अर्जित किया। चित्रकार किमोन की बहन एल्पिनाइकी से उसकी मित्रता थी, जिससे स्पष्ट है कि वह किमोन के युग तक चित्र रचना करता रहा था। उसने अपने समय के अनेक चित्रकला प्रतियोगिताओं में भाग लिया था। एथेंस तथा अन्य नगरों में उसने ऐतिहासिक पौराणिक दृश्यों का चित्रण किया। उसके चित्रों के कुछ विवरण प्राचीन पुस्तकों में मिलते हैं। कहा जाता है कि वह निरंतर नवीन शैली एवं रूपों का आविष्कार करता रहता था। विस्तार की समस्याओं के साथ साथ वह चरित्रगत विशेषताओं एवं क्रियाशीलता को भी प्रस्तुत करने में सिद्धहस्त था। उसकी कला का कुछ अनुमान तत्कालीन पात्रों में अनुकृत आकृतियों से लगाया जा सकता है। दैनिक जीवन तथा धर्म तथा पुराणों के आधार पर ये चित्र कुशलता पूर्वक अंकित किए गए हैं। पॉलीग्नोतस यूनानी चित्रकला का जन्मदाता भी कहा जाता है। उसका रेखांकन बहुत उत्तम था और वह पार्श्वगत आकृतियां अंकित करता था। उसने मुद्राओं आदि की सहायता से वातावरण तथा भाव व्यक्त करने का भी प्रयत्न किया। पॉलीग्नोतस ने सार्वजनिक भवनों की भित्तियों को ही प्रायः चित्रालंकृत किया। एथेंस के स्टोआ के बाहरी द्वार के ऊपर उसने ट्राय का घेरा, ओडिसिस की यात्राएं तथा स्काइरोस द्वीप में एक्किलीज आदि के चित्र बनाए। उसने कुछ चित्र दीवार पर मोम लगाकर भी बनाए थे। चित्रों में उसने अत्यंत झीने आवरण से युक्त नारी आकृतियों का चित्रण किया था। उसी से प्रेरित होकर 18वीं शती में फ्लेमिश चित्रकार पीटर पाल रूबेंस ने लुकीपीडी के विषय को पुनः चित्रित किया और नारी शरीर की मांसलता का मादक प्रभाव उत्पन्न करने के हेतु अनावृत आकृतियों का आश्रय लिया। पॉलीग्नोतस ने मानवाकृति का गंभीर अध्ययन किया था तथा शरीर शास्त्र और वस्त्र विन्यास के संबंध को बारीकी से समझा था। शरीर के सामने के, पार्श्व की, पीछे की घूमती हुई आदि स्थितियों को वस्त्रों के माध्यम से और वस्त्रों में से झांकती हुई शारीरिक विशेषताओं को अंकित किया था। समझा जाता है कि उसने रेखात्मक पद्धति का ही प्रयोग किया था, क्योंकि इस समय के कलाकार स्थिति लाघव तथा परिप्रेक्ष्य की जिन समस्याओं को सुलझा रहे थे, उनके समाधान रेखात्मक रूपों में ही खोजे गए थे। कुछ विद्वान इस मत से असहमत भी हैं। उनके विचार से पॉलीग्नोतस ने किसी न किसी प्रकार की छाया प्रकाश पद्धति का अवश्य सहारा लिया होगा। परिप्रेक्ष्य में हमें स्थिति लाघव के प्रयोग मिलते हैं, रंगों के नहीं और न ही छाया प्रकाश के। अतः अनुमान है कि वस्त्रों की पारदर्शिता नीचे छिपे शरीर की सीमा रेखाओं द्वारा दर्शाई गई थी, त्वचा के रंगों की झलक देकर नहीं। उसकी शैली रंगीन रेखा चित्रों के समान कल्पित की गई है। उसने साधारण वर्णनात्मक पद्धति से हटकर मनोभावों को व्यंजित करने का प्रयत्न किया है। इसके लिए उसने मानसिक गुणों के प्रतीक देवताओं को मनुष्य के रूप में दिखाने की विधि का सहारा लिया है। अरस्तु ने इसे पॉलीग्नोतस की चरित्र चित्रण पद्धति कहा है। 5वीं शती ईसा पूर्व के आरंभ से ही व्यक्तिगत विशेषताओं के आधार पर प्रतिमांकन होने लगा था। तत्कालीन सैनिकों एवं सम्राटों की प्रतिमाओं की रोमन अनुकृतियों में इसका किंचित आभास मिल जाता है। 330 ईसा पूर्व में लिसिपस ने सिकंदर की प्रतिमा का निर्माण किया था। यूनान के प्राचीन विचारक रंगीन रेखा चित्रों एवं रंजन कला में भेद मानते थे। उनके अनुसार चित्रकला का आरंभ 420 ईसा पूर्व के लगभग हुआ। वास्तव में इस समय अपोलोडोरस नामक चित्रकार ने सर्वप्रथम छाया प्रकाश का प्रयोग करके आकृतियों में गठनशीलता का प्रभाव उत्पन्न किया। प्लूटार्च ने लिखा है कि अपोलोडोरस
यूनान में रंगों के विभिन्न बलों की खोज की। प्लिनी का कथन है कि उसकी आकृतियां बहुत यथार्थ लगती थी। अपोलोडोरस के पश्चात रंगों के माध्यम से आकृतियों में उभार लाने की समस्या का बड़ी शीघ्रता से समाधान कर लिया गया। इसके साथ ही चित्रगत विस्तार को भी सफलता से प्रस्तुत किया जाने लगा। शरीरांगों तथा वस्त्रों की सिकुड़नों में रंगों के द्वारा छाया प्रकाश एवं उभार लाने का प्रयत्न भित्ति चित्रों एवं पात्रों में समान रूप से दिखाई देता है। स्थितिजन्य लघुता तथा रेखात्मक परिप्रेक्ष्य के अंकन की भी चेष्टा हुई। आयोनियन संप्रदाय बहुत लोकप्रिय था। ज़्यूकिसस तथा पेरिसियस इसके महत्वपूर्ण चित्रकार थे। ज़्यूकिसस एक दिखावा करने वाला कलाकार था। उसके चित्रों से बहुत धन अर्जित किया था। वह 5वीं शती ईसा पूर्व के अंतिम चरण में कार्यरत था। ज़्यूकिसस हेराक्लिया का निवासी था। 424 ईसा पूर्व में प्लेटो ने अपने ही समय में एक नव युवक कलाकार का एथेंस में आगमन लिखा है। एरिस्टोफेन ने ज़्यूकिसस द्वारा 425 ईसा पूर्व में एफ्रोदिते के मंदिर के लिए गुलाब का मुकुट पहने ईरोस को चित्रित किया जाना बताया है। 422 ईसा पूर्व में ज़्यूकिसस एक परिसंवाद में सुकरात के साथ उपस्थित हुआ था। एसोक्रेटस ने लिखा है कि 394 ईसा पूर्व से पहले ज़्यूकिसस मर चुका था। वह केवल 50 वर्ष के लगभग ही जीवित रहा था। लगभग 20 वर्ष की आयु में ज़्यूकिसस एथेंस आया और शीघ्र ही प्रसिद्ध हो गया। उसके शिक्षक हिमिरा के डेमोफिलोस तथा थासोस के नीसियस थे। ज़्यूकिसस का प्रथम ज्ञात चित्र उक्त ईरोस की आकृति थी। उसका अंतिम चित्र एक गुड़िया की आकृति थी, जिसे देखकर वह स्वयं इतना हंसा था कि उसी से उसकी मृत्यु हो गई। ज़्यूकिसस का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र हेलेन का था, जिसे क्रोतोन के लिए बनाया गया था। बाद में यह रोम में सम्राट फिलिप्स के पोर्टिको में प्रदर्शित किया गया था। उसकी एक प्रतिकृति भी ज़्यूकिसस ने बनाई थी, जो एथेंस में ही रही आई, किंतु समय के साथ नष्ट हो गई। कहा जाता है कि क्रोतोन की सुंदरतम युवतियों को मॉडल बनाकर इस चित्र की रचना की गई थी। उसका दूसरा प्रसिद्ध चित्र सेंटोर परिवार का था। इसकी कला की अपेक्षा इसके विषय की अधिक प्रशंसा की गई, जिससे वह चिढ़ भी गया था। जब इस चित्र को रोम ले जाया जा रहा था तो जलपोत डूब जाने से यह नष्ट हो गया। इसकी भी एक अनुकृति एथेंस में रही आई। ज़्यूकिसस ने अल्कमीन, ज्यूस तथा शिशु हेराक्लीस आदि के भी चित्र बनाए थे तथा पान नामक कृषि और संगीत के देवता का एक चित्र सम्राट आर्केलाओस को भी भेंट किया था। उसका एक चित्र मारिसियास रोम में ले जाया गया था। वहां वह एक मंदिर में रखा गया था। उसके द्वारा अंकित शराब उड़ेलते हुए सम्राट मेनिलाओस के चित्र की एक आलोचक ने जब आलोचना की तो उस आलोचक के ही छात्रों ने खूब हल्ला मचाया। कहा जाता है कि उसने छाया प्रकाश की एक विधि भी विकसित कर ली थी, किंतु वह शरीर के अंगों की रचना पर विशेष ध्यान देता था, जिससे कभी कभी सिर तथा अवयवों के जोड़ बड़े आकार के एवं अनुपातहीन हो जाते थे। वह घनत्व को प्रस्तुत करने में अपने समकालीन कलाकार अपोलोडोरस के समान ही छाया प्रकाश की तकनीक का प्रयोग करता था। अरस्तु ने उसकी कला की आलोचना करते हुए लिखा है कि उसके चित्रों में आकृतियों की चारित्रिक विशेषताओं का अंकन नहीं हुआ है। पेरिसियस नामक एक अन्य कलाकार उसका प्रतिद्वंदी था। दोनों ने कला में यथार्थवाद का बहुत विकास किया। पेरिसियस ने एक ओलंपिक धावक का ऐसा वास्तविक चित्र बनाया था कि दर्शकों को उसके रोमकूपों में से पसीना निकलता दिखाई देता था। ज़्यूकिसस इससे उत्तेजित हो गया और उसने अंकुरों की लता का ऐसा चित्रण किया कि पक्षी आकर उस पर चोंच मारने लगे। ज़्यूकिसस ने त्राय की हेलन नामक चित्र बनाना भी स्वीकार किया था, जिसकी शर्त यह थी कि यूनान की सबसे सुंदर 5 स्त्रियां उसके हेतु मॉडल बने, जिससे कि वह सबकी विशेषताओं का चयन एवं संयोजन कर सके। चतुर्थ शती ईसा पूर्व के मध्य यहाँ एक और अच्छा चित्रकार किदियास हुआ था, जो आकृतियों के अंधकार वाले भागों के लिए जली हुई मिट्टी का प्रयोग करने वाला प्रथम कलाकार था। पेरिसियस का जन्म एफिसोस में हुआ था। वह बहुत समय तक एथेंस में ही रहा था, अतः कुछ लोग उसकी जन्मभूमि एथेंस बताते हैं। 400 ईसा पूर्व के लगभग उसका कार्य उन्नति के चरम शिखर पर था। उसने फिदियास द्वारा निर्मित की जाने वाली देवी एथेना की प्रतिमा की ढाल के लिए रेखांकन तैयार किया था, किंतु इस रेखांकन की अब कोई अनुकृति शेष नहीं है।
एथेंस की एक रिलीफ तथा बोस्टन में संग्रहित एक प्याले में उसकी दूर की प्रतिध्वनि मानी जाती है। 415 और 410 ईसा पूर्व के लगभग पेरिसियस ने एथेनियन प्रजातंत्र को मानवाकृति के रूप में अंकित किया था, जिसमें उसने विरोधी मनोभावों को व्यक्त किया था। इसके दो अनुमान लगाए गए हैं। एक यह कि उसने दो मुखाकृतियां बनाई होंगी जिनमें अलग अलग मनोभाव होंगे। दूसरा यह कि एक ही मुखाकृति के आधे भाग में एक मनोभाव तथा शेष आधे भाग में दूसरा मनोभाव अंकित किया गया होगा, जैसा कि नाटकों के मुखौटों में किया जाता था। 428 ईसा पूर्व में लिखी गई हिप्पोलिट्स शीर्षक त्रासदी में पेरिसियस के एक श्रृंगारिक चित्र का उल्लेख किया गया है। संभवतः वह इस प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध हो गया था। इतिहासकार प्लिनी ने उसके द्वारा अंकित इस प्रकार के अन्य चित्रों का उल्लेख वासनामूलक कृतियों के नाम से किया है, जिन्हें सम्राट टाइबेरियस ने अत्यंत ऊंचे मूल्यों पर खरीदा था। इस प्रकार के श्रृंगारिक कथानकों के लिए उस समय एतलांते नाम की मिथकीय शिकारिन के चरित्र का आधार लिया जाता था। पेरिसियस के इस प्रकार के श्रृंगारिक चित्रों की श्रृंखला की रचना का युग 430 से 425 ईसा पूर्व के मध्य रखा जा सकता है। उसने इसी अवधि में ऐसे अन्य चित्रों की भी रचना की थी जिनमें पुरुषाकृतियों में स्त्रैणता दिखाई गई थी। आर्किगेलोस का व्यक्ति चित्र तथा प्रेम में डूबी फ्रेदा इसी युग की पेरिसियस द्वारा अंकित अन्य कृतियां हैं। प्रोमेथियुस, जिसे स्वर्ग से आग चुराने के अपराध में जूस ने एक चट्टान से बांधकर गिद्ध द्वारा निचवाया था, का एक चित्र पेरिसियस ने एथेंस में 420 ईसा पूर्व में बनाया था। इसके लिए उसने एक ऐसे बंदी अपराधी को मॉडल बनाया था जिसे यातनाएं दी जा रही थी। यूनानी लोग देवाकृतियों को अत्यंत पवित्र मानते थे और उसके साथ मानवाकृतियां अंकित करने का घपला अपराध समझते थे। इसी कारण देवताओं के एक चित्र में स्वयं को भी चित्रित कर देने के कारण एल्किबियाडीज नामक चित्रकार पर अपवित्रता का आरोप लगाया गया था और देवी एथिना की ढाल में स्वयं को भी एक कोने में उत्कीर्ण कर देने के कारण मूर्तिकार फिदियास को भी दंड दिया गया था। पेरिसियस ने भी एक आत्मचित्र को हर्मीज शीर्षक दे दिया था, किंतु उक्त घटनाओं के कारण उसने चित्र पर अपने हस्ताक्षर वास्तविक नाम से न करके थेमिस्टियस नाम लिख दिया था। समस्त घटना चक्र के आधार पर उसके इस आत्मचित्र की रचना 415 ईसा पूर्व के लगभग की मानी जाती है। 408 ईसा पूर्व में रोच नगर की स्थापना हुई। यहाँ पेरिसियस ने कुछ समय तक कार्य किया। लिंदोस नगर के लिए उसने हेराक्लीस का चित्र बनाया, किंतु एक अग्निकांड में यह लगभग 50 वर्ष पश्चात ही नष्ट हो गया। इस चित्र में उसने हेराक्लीस के स्वप्न में देखे गए स्वरूप को अंकित किया था। इससे स्पष्ट है कि उसकी इस देवता की कल्पना अन्य कलाकारों से भिन्न थी। लिंदोस के मंदिर के लिए उसने अन्य चित्र भी अंकित किए थे, वे भी नष्ट हो गए हैं। एक चित्र में उसने 3 देवता एक साथ दिखाए थे, मेलिग्रस, हेराक्लीस तथा परस्यूस। यह चित्र बहुत प्रशंसित और लोकप्रिय हुआ। ये तीनों ही असीम शक्तिशाली तथा युद्ध के देवता माने जाते हैं। कहा जाता है कि इस पर 3 बार बिजली गिरी पर चित्र को कोई भी क्षति नहीं पहुंची। पेरिसियस तथा ज़्यूकिसस की स्पर्धा का उल्लेख पहले हो चुका है। इसी स्पर्धा में पेरिसियस ने ज़्यूकिसस को छकाने के लिए पर्दे का एक अत्यंत यथार्थतापूर्ण चित्र बनाया था, जिससे ज़्यूकिसस को चित्र पर लगे वास्तविक पर्दे का भ्रम हो गया था। पेरिसियस द्वारा अंकित थीसियस देवता का चित्र, जो कभी एथेंस में था, बाद में रोम ले जाया गया, जहां 70 ईस्वी में वह आग में जलकर नष्ट हो गया। पागलपन का बहाना करता ओडिसियस चित्र एफिसोस नगर में यूफ्रेनर नामक चित्रकार की स्पर्धा में तथा एक्लीज के शस्त्रों के लिए संघर्ष तिमानथीस की स्पर्धा में बनाया, किंतु पुरस्कार तिमानथीस को मिला। इससे पेरिसियस बहुत झुंझलाया। ये सभी चित्र 390 से 380 ईसा पूर्व के मध्य के माने जाते हैं, क्योंकि 380 ईसा पूर्व के पश्चात पेरिसियस के उल्लेख नहीं मिलते। उसके अन्य चित्र हैं एक्लीज की तलवार के मोर्चे से टेलीफोस का उपचार, कास्टर तथा पॉलीड्यूकिस के मध्य एनियास, स्पर्धा में पुरस्कृत चित्र डायोनिसिस, शिशु सहित थार्सियन नर्स, सेवक सहित पुजारी, 2 युवक, नाविक कमांडर तथा होपलाइट पदाती सैनिकों के 2 चित्र।
पेरिसियस की कला के विषय में प्लिनी ने लिखा है कि उसने अनुपातों, मुखाकृति के भावों, केश विन्यास, मुख विवर के सौंदर्य आदि पर पर्याप्त ध्यान दिया। रेखांकन का तो वह अप्रतिम आचार्य था। उसने रेखाओं के द्वारा आकृति की सीमा ही नहीं वरन गोलाई, पीछे छिपे अंगों का आभास तथा आंतरिक रचना का भी संकेत किया, जो निश्चय एक महान उपलब्धि थी। वस्तुओं के घनत्व के द्वारा उसने विस्तार का प्रभाव भी दिया। पेरिसियस संभवतः मूर्तिकार फिदियास के इर्द गिर्द के कलाकार मंडल से संबंधित था, पर उसने अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व विकसित किया। वह अपने युग में बहुत आगे था, फिर भी वह अपने समय के फैशन और जीवन से संबंधित रहा। उसमें सुखवादी तथा आत्म प्रदर्शन की भावना भी थी। उसने अपनी प्रशंसा में स्वयं कहा था कि यदि तुम कुछ ऐसा भी सुनो जो तुम्हें असंभव लगे, तो भी मैं दावे से कहता हूँ कि कला की अंतिम सीमाओं को मेरी हथेली ने प्राप्त कर लिया है। मैंने एक सीमा स्थिर कर दी है जिसे कभी भी कोई चित्रकार पार नहीं कर सकेगा, किंतु संसारिक लोगों के कृत्य दोषारोपण से मुक्त नहीं होते। एपिलीस नामक चित्रकार ने समुद्र से निकलती हुई एफ्रोदिती नामक देवी का चित्रण किया, जो उस समय की चित्राकृतियों में सर्वश्रेष्ठ आकृति थी। इस आकृति की अनुकृति 1700 वर्ष के बाद इटली के चित्रकार बॉटिचेली ने भी की थी। सिकंदर और डोरियन जाति का युद्ध इस समय हुआ, जिसका चित्रण यूनान में किया गया और इसकी अनुकृति रोमन चित्रकला में मणिकुट्टिम रीति से की गई। इस चित्रण विधि में रंगीन पत्थरों को छोटे आकार में चौकोर काट लिया जाता था। आकृति में प्रयुक्त रंगों के अनुसार उनको दीवार पर चिपका दिया जाता था। दूर से देखने पर ये रंगीन पत्थर मणि के समान चमकते हुए दिखाई देते थे। इस कारण इस विधि को मणिकुट्टिम कहा गया, जिसका चरम विकास आगे चलकर बाइजेंटाइन कला में दिखाई देता है। यूनानी कला अपने समय की श्रेष्ठ शास्त्रीय कला थी, जिसमें प्रत्येक आकृति के लिए अनुपात के नियम निर्धारित हो चुके थे। नियमों से बंधे होने के बाद भी इसमें जड़ता या रूढ़िबद्धता नहीं थी। यह कला पूर्ण रूप से धार्मिक न होकर लौकिक थी, जिसमें देवी देवताओं को भी साधारण मानव के रूप में अंकित किया गया। इस कला में यथार्थता, अंकन की बारीकी और जीवंतता थी। इस कारण यूरोप की समस्त कला में वर्तमान युग तक भी इसके नियम माने जाते हैं और अनुकृतियाँ की जाती हैं। आज भी ये कला समस्त यूरोपीय कला के लिए एक आदर्श कला है। हमारा ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। आगे भी मैं इस प्रकार की जानकारी आपको समय समय पर उपलब्ध करवाती रहूँगी। सो प्लीज़ इस YouTube चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।